आज का सत्र अस्थमा पे है। वर्तमान में वायु प्रदूषण को देखते हुए अस्थमा के रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस बीमारी से जुड़े छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध जन तक प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है। गले से अधिक कफ यानी बलगम निकलता है। तो आइए इस वेबिनार में हम सभी जानेंगे अस्थमा क्या है, अस्थमा के कारण, अस्थमा के लक्षण, जांच और बचाव के बारे में। आज के इस सत्र में डॉक्टर फैजल परवेज खान सर उपलब्ध हैं, जो डेंटल सर्जन हैं। मुंबई के बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल सैन हॉस्पिटल में हाउस ऑफिसर रह चुके हैं और साथ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी महाराष्ट्र चैप्टर के मेंबर्स भी हैं। तो आइए आप सभी मैकेनिक भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अपना अपना माइक म्यूट करके रखें और ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपके मन में अस्थमा से संबंधित कोई सवाल आता है तो इस वेबिनार के अंत में माइक अनम्यूट करके बिना समय आप पूछ सकते हैं। मैं सर मैं सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ, सर आए और अस्थमा के बारे में हमारे मैकेनिक भाइयों को बताएं। वेलकम सर, ओवर टू सर। कल वर्ल्ड अस्थमा डे है, विश्व अस्थमा दिवस है, तो उसके ऊपर हम लोग आज अस्थमा के बारे में बात करेंगे। ओके। अब ये अस्थमा है क्या? अस्थमा ऐसी टॉप 10 बीमारियों में है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई है। किसी को पता है और बीमारियां क्या है? टॉप 10 बीमारियां जो पूरी दुनिया में फैली हुई है सबसे ज्यादा, कोई बता सकता है? जी सर, टीबी। ओके, टीबी। वेरी गुड, वेरी गुड। टीबी बहुत ज्यादा फैला हुआ है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट टीबी के खिलाफ इंडिया में काफी सालों से डेंगू मलेरिया। प्रोग्राम चल रहा है। डॉट्स प्रोग्राम आपने सुना रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट चला है। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें देती। तो वैसे ही अस्थमा भी टॉप 10 में आता है। अब अस्थमा मोस्टली कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। अस्थमा में सबसे पहली बात होता क्या है? ओके। अस्थमा में जो आपके फेफड़े हैं, आपको पता है आपके फेफड़े जो यहाँ पे रहते हैं सीने में, वो आपको सांस लेने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन जाता है और फिर अंदर से जो भी गंदगी रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ओके। तो क्या करता है, इधर एक नली रहती है, सांस की नली रहती है। ओके। इधर से एक नली जाती है, आपको दिख रहा है, देखिए उसमें एक नली रहती है। वो नली, अस्थमा में क्या होता है, नली में जो समझिए जैसे होल है, अगर ये समझिए ये नली है। ओके। और नली में अंदर से सूज जाती है, तो जो जगह रहती है हवा जाने के लिए वो काफी कम हो जाती है। अब हवा जब जाएगी नहीं बदन के अंदर बराबर, जब ऑक्सीजन बदन में नहीं, सांस लेने में तकलीफें होती है। ओके। नेक्स्ट स्लाइड बताइए। यस। हम लोग बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि किसी को अस्थमा। अस्थमा का सबसे पहला एक चीज है, एक सबसे पहला सिम्टम, कि अचानक से इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस चलने लगती है बिना कुछ काम किए। अक्सर लोग जैसे खेतों में काम करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं या कुछ करते हैं, बहुत भारी भरकम काम या बहुत भागम दौड़ी करते हैं, तो उनको जब सांस चलती है वो थोड़ी देर में सही हो जाती है। ओके। पर ये जो अस्थमा में होता है, अस्थमा में बैठे बैठे चालू हो जाता है। ओके। वो एक चीज है, सबसे पहले है सांस फूलना। दूसरी चीज है सीने में दर्द होना। ठीक। सीने में दर्द और भी वजह से होता है। सीने में दर्द बहुत लोग जो बहुत सालों से स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट या हुक्का वगैरह जो भी लेते हैं, सालों से, अगर 20 25 साल 30 साल, तो उनकी भी जो अंदर की नली रहती है वो कवर हो जाती है। अंदर की नली जितनी बड़ी रहती है वो नली छोटी 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 होती जाती है, क्योंकि उधर गंदगी जमा होती जाती है। ओके। तो उसमें भी होता है। और हार्ट की बीमारी रहेगी तो भी होता है। ओके। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। अस्थमा भी एक वजह है जिसमें सीने में दर्द हो सकता है। ओके। सीने में अचानक से दर्द होना लगता है और ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज है सीने पर। ओके। अंदर से एकदम टाइट में। उसके पहले हम लोग ने एक बात की जो थी सांस फूलने की। ओके। वो एक चीज है। और तीसरी चीज जो है वो टिपिकल है अस्थमा की। मतलब आप कहीं भी डॉक्टर को जाके बोलोगे, डॉक्टर आपको जब चेक करता है, तो अगर वो चीज दिख गई तो मुझे 99% श्योर है कि इसको अस्थमा ही है। अब एक दो चीज जो रहता है मुझे पेशेंट को पूछना पड़ता है, उसका हिस्ट्री पूछकर।
वो चीज क्या है? वो चीज है जब इंसान सांस लेता है ना, तो लोग देखते हैं बूढ़े हो जाते हैं, उनमें काफी होता है, या फिर जो काफी बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं काफी सालों से, तो उनमें वो आवाज आती है, उसको वीजिंग बोलते हैं। ओके, सांस लेने में आवाज आना। तो 3 लक्षण है अस्थमा के मेन। ओके, सबसे पहला है सांस फूलना। ओके, सांस लेने में तकलीफ। दूसरा है सीने में टाइटनेस होना, सीना टाइट हो जाना, एकदम दर्द होना। ओके, तीसरा है आवाज आना, साए साए आवाज आना सांस लेते टाइम। ओके, नाउ अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर एक में होती है। ओके, बहुत लोगों को अस्थमा रहता है, पर अस्थमा मालूम नहीं पड़ता है कि मतलब पहले नहीं पता चलता है, बहुत वर्षों के बाद पता चलता है जीवन में। ओके, तो अस्थमा होता किसकी वजह से है? तो मैंने आपको बता दिया कि अस्थमा कैसे पहचानोगे आप, ये 3 चीजें रहती है। यहाँ बोले थे। अब ये छोड़कर अब अस्थमा होता कैसे है? काफी पेशेंट्स जब आते हैं वो बोलते हैं हम लोग तो ना बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना कुछ करते, तो हम लोग को अस्थमा कैसे हो गया? ओके, ना एक चीज जानने की जरूरत है, अस्थमा और बीड़ी सिगरेट का कुछ लेन देन नहीं है। ओके, अस्थमा एक बीमारी है ऐसी जो 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा एलर्जीज की वजह से होती है। ओके, अस्थमा ज्यादातर लोगों को ठंडक में होता है। ठंडी जो हवा चलती है ना, वो हवा जब चलती है, जैसे आप लोग खेतों वगैरह के गांव में रहते हो तो खेत वगैरह रहते हैं, तो खेत वगैरह में आपको पता है कि जब वो हार्वेस्ट निकलता है, छोटे छोटे दाने जो रहते हैं वो उड़ते हैं हवा में। ओके, उसको मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। छोटे छोटे जो दाने रहते हैं वो हवा में काफी उड़ते हैं, काफी डस्ट वगैरह रहता है, धूल वगैरह रहती है हवा में। तो वो जब धूल या पोलन ग्रेन वगैरह जब सांस से अंदर जाता है, तो लोगों को उसकी वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, उसकी वजह से अचानक से अस्थमा चालू हो जाता है। गर्मियों में लोगों को ज्यादा अस्थमा की शिकायत नहीं होती है। ज्यादातर के 70 से 80% तक जितने भी केसेस डिटेक्ट होते हैं ठंडक के महीने में ही डिटेक्ट होते हैं अस्थमा के केसेस। तो वो एक रीजन है, आपको पता है 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा अस्थमा आपको एलर्जी की वजह से होता है। अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है, अस्थमा जेनेटिक भी होता है। ठीक है, जेनेटिक भी होता है और आपके आजू बाजू एनवायरमेंट, ये दोनों की वजह से होता है। ठीक है, 50-50% है एलर्जीज का एंड जेनेटिक का। अब जेनेटिक का मतलब क्या? जेनेटिक का मतलब कि अगर आपके खानदान में किसी को अस्थमा है, ठीक है, अगर खानदान में किसी को भी अस्थमा है, तो आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको वो सिम्टम होते हैं या आपके बच्चों को वो सिम्टम है, ठीक है, या आपके घर में और किसी को सिम्टम है, अगर घर में किसी एक को भी होता है खानदान में, तो बाकी लोगों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अस्थमा के। ठीक है, तो ये जेनेटिक है, एलर्जीज की वजह से होता है, और कभी कभी कोई कोई दवाइयों की वजह से भी होता रहता है। ठीक है, कोई कोई दवाइयां होती है, इसलिए हम लोग हमेशा मना करते हैं कि आप लोग कोई भी कभी भी दवाइयां खा मत लो बिना डॉक्टर को पूछे या बिना कोई हेल्थ एक्सपर्ट को पूछे। सभी डिजी स्वास्थ्य है, वैसे आपके यहाँ पे भी कोई ना कोई एनजीओ होगा, कुछ ना कुछ होंगे के, या फिर कुछ भी थोड़ा अगर किसी को मेडिकल नॉलेज है, कोई दवाई का नॉलेज है, तो आपको हमेशा बताएंगे दवाइयां कभी भी इफेक्ट के साथ में आती है, साइड इफेक्ट भी रहते हैं उसके। ठीक है, दवाई आपको अच्छा करेगी, पर उसके साथ में ही उसके साइड इफेक्ट भी रहते हैं। दवा एक केमिकल है, राइट? जितनी भी आप दवाइयां ले रहे हो, क्रोसिन, मेटासिन, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, ये सारी चीजें केमिकल है। ओके, तो हर एक चीज का जैसे इफेक्ट होता है, अच्छी चीज होती है गुड इफेक्ट, वैसे उसका बैड इफेक्ट भी होता है, एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट होता है। तो काफी दवाइयों का साइड इफेक्ट अस्थमा भी माना गया है। अस्थमा से डाइक्लोफेनाक एक है दवा के, और एस्पिरिन करके एक दवा है जो काफी लोगों को जब दर्द वगैरह होता है उसमें लोग लेते हैं, डाइक्लोफेनाक और एस्पिरिन। ये दवाइयों का साइड इफेक्ट देखा गया है कि अस्थमा ज्यादा होता है वो पेशेंट्स को जो रेगुलरली लेते हैं, ऐसा कुछ। ओके, साइड इफेक्ट्स में भी आता है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज देखिए, प्रदूषण। प्रदूषण जैसे मैंने बताया कि शहरों में तो प्रदूषण तो बहुत ज्यादा रहता है। सुबह में जब ठंडक में लोग उठते हैं तो सुबह में पूरा कोहरा जैसा जमा रहता है, वैसा धुएं का कोहरा इधर यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो वो एक चीज है, प्रदूषण है, स्मोक जिसको बोलते हैं। ओके, जो गाड़ियों से स्मोक निकलता है। अभी गांव में उस पे खाना बनाते हैं तो उसमें स्मोक काफी, और अगर घर बंद है कि घर बंद बंद घर में वो खाना बना रहे हैं छोटे कमरे में या कुछ, तो जो स्मोक है वो उनके सांस की नलियों में जा रहा है और वो नलियों को जाके ब्लॉक करता है। ठीक है, तो नली जब ब्लॉक होना चालू हो जाती है आस्ते आस्ते सांस की नली
ओके, तो बहुत सारे रीजंस है, मेन रीजन मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो एलर्जी है, किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज की एलर्जी रहती है, वो एलर्जी से अस्थमा हो सकता है। जैसे किसी को पोलन ग्रेन्स जो है वो जो हवा में उड़ते हैं ठंडक में, उसके वजह से एलर्जी हो सकती है। किसी किसी को कुत्ते बिल्ली के बालों से एलर्जी रहती है, अगर घर में कुत्ता है बिल्ली उनके पलता है या कोई लेकर आ जाता है, ओके, तो वो उनको इसकी वजह से भी एलर्जी चालू हो जाती है, राइट, ओके, उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। बहुत लोगों को कोई ना कोई खाने की चीजों से एलर्जी वगैरह रहती है, ओके, बहुत लोगों को परफ्यूम से एलर्जी रहती है, सो कोई भी चीज की एलर्जी की वजह से हो सकता है। दूसरी चीज है, ये हो सकता है स्मोक की वजह से, प्रदूषण की वजह से। तीसरी चीज जेनेटिक है, ओके, जेनेटिक मतलब जैसे आपके घर में अगर किसी को हो तो आपको होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ओके, और साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा मना करते हैं, अगर कोई गर्भवती महिला हो, प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर्स मना करते हैं आपको कोई दवाइयां नहीं लेना है, दर्द हो रहा है दर्द बर्दाश्त करो, कम से कम दवाइयां देते हैं, ताकि दवाइयां नहीं जाएंगी तो साइड इफेक्ट नहीं जाएंगे और बच्चे को भी साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग का आपका ये था कि किसकी वजह से होता है, क्या होता है हम लोग ने डिस्कस कर लिया, किसकी वजह से होता है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि अस्थमा ही है, ओके। अब उसके टाइम पे जो आपको पहचान है, जो आपको पता चल रहा है कि सांस लेने में तकलीफ है या कुछ भी, अक्सर लोगों को होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है और लोग ऐसा सोचते भी है कि ओके काफी ठंडक के दिन में हमको तकलीफ हो रही है, तो गर्म पानी का जो ये रहता है, जो भाप रहती है, भाप ले लेते हैं या फिर गर्म पानी से गरारा कर लेते हैं या कुछ, उससे थोड़ा इलाज हो जाता है, थोड़ा देर के लिए फायदा हो जाता है। पर अस्थमा एक ऐसी बीमारी, आप उसको रोकोगे नहीं ना, अंदर ही अंदर वो और चौकअप करते जाएगी। 4-5 साल के बाद में जो आएगा ना वो काफी ज्यादा खतरे वाला रहेगा, ओके। अगर समझ ही नहीं रही है, ओके, आपके बदन को हवा नहीं मिलेगी, दिमाग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दिमाग को अगर 5 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इंसान मर जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बताइए। यस, ये देखिए आपको दिख रहा है, लेफ्ट और राइट में देखिए, ओके। लेफ्ट में आपको नॉर्मल लंग दिख रहा है, नॉर्मल आपका जो नली रहती है ना, वो देखिए नॉर्मल नली कैसी है, ओके। देखिए अंदर पीला कलर का जो जगह है ना, वो जगह से हवा जाती है। और अगर आप राइट में देखेंगे, जब अस्थमा हो जाता है तो देखिए वो पीला कलर कितना छोटा हो गया है, एकदम वो जो नली है एकदम छोटी हो जाती है, ये तो सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट दिखाइए स्लाइड। ये सिम्टम्स है आपके, ओके। सबसे पहला सिम्टम देखिए, वीजिंग लिखा है वहां पर, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब आप सांस लेते हो तो साए साए आवाज आती है, जब अगर साए साए आवाज है जिसका मतलब आपको अस्थमा है, ओके। सेकेंड चीज है चेस्ट टाइटनेस, मतलब सीने में एकदम टाइट लगने लगता है, दर्द होने लगता है। तीसरी चीज है कफ, ओके। अस्थमा का कफ ना टिपिकली, ये कफ में आपको ये नहीं आता है, आप क्या बोलते हो, बलगम नहीं आता है ये कफ में। अस्थमा की जब खांसी आती है ना, अस्थमा की खांसी में बलगम नहीं रहता है, जो निकलता है ना, ओके, वो नहीं निकलता है, सिर्फ सूखी खांसी रहती है अस्थमा की, ओके। चौथा है काफी ज्यादा आपको ये होना, जैसे टायर्डनेस वगैरह होना, सर दुखना, वो सब चीज। और हाँ, अस्थमा का एक साइड इफेक्ट ये है कि अस्थमा अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो अस्थमा का इफेक्ट हार्ट पे भी जाता है, कि आपके ये लंग्स है, लंग्स के बीच में हार्ट रहता है, ठीक है। अगर लंग्स को हवा नहीं पहुंच रही है तो वो फैलने लगते हैं हवा के लिए, ठीक है, और वो हार्ट को प्रेस करने लगते हैं, ठीक है, तो हार्ट के ऊपर काफी इफेक्ट जाता है आज, ठीक है। नेक्स्ट बताइए स्लाइड। यस, ओके, चलिए अब इसके हाँ, अस्थमा को नॉर्मली हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में दमा बोलते हैं, दमे की बीमारी बोलते हैं, ओके। और आपने सुना रहेगा कि लोग दम दमे के अटैक से काफी लोग गुजर भी जाते हैं, ओके, तो ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, दमे का अटैक आना। तो इसके लिए हमको अगर लगता है कि किसी को अगर दमे की बीमारी है, हर ठंडक में तकलीफ होती है या रह रह के अगर तकलीफ होती है, तो उसका इलाज कराना जरूरी है।
आपको पता है क्या क्या सिम्टम्स आप देखोगे और उसका इलाज कराना जरूरी है। अब इलाज कराने में इलाज एकदम नॉर्मल है, कुछ डरने की बात नहीं होती है अस्थमा में। ओके, और इलाज में सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको सवाल जवाब पूछते हैं कि आपको सांस लेने में साय साय लगता है, या फिर हेवीनेस लगता है, या कफ लगता है, बहुत सारा खांसी आती है, ये सब चीजें पूछेंगे और उसके बाद में आपका चेकअप करते हैं। अब अस्थमा एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें आपको काफी ज्यादा खून जांच वगैरह कराने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अस्थमा में जो डॉक्टर का आला होता है ना, वो आले से ही चेक करके बता देते हैं। उनको आले से चेक करने के बाद में एक आइडिया आ जाता है कि पेशेंट को अस्थमा है या नहीं है, कि अंदर टिपिकल वो आवाज आती है, जैसे आप मैंने आपको बताया कि आपको साय साय आवाज आती है, वैसे डॉक्टर जब आला लगाते हैं तो टिपिकल आवाज आती है, क्रैकलिंग साउंड एक आता है। जब वो लगा के सुनते तो एक क्रैकलिंग साउंड आता है, उसी से नॉर्मली पता चल जाता है कि अस्थमा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, और नॉर्मली जैसे लोगों को एक टाइम रहता है, मोस्टली लोगों को अस्थमा के अटैक या तो एकदम सुबह सुबह आते हैं या एकदम रात में आते हैं, ठंडक के टाइम पे, थोड़ी जब ठंडी हवा चलती है तब आती है। लोगों को दिन में मोस्टली नहीं आते हैं। ओके, और जब हार्वेस्ट होता है, जैसे जब ज्यादा प्रदूषण हो, ज्यादा स्मोक हो, ज्यादा हवे में जैसे छोटे छोटे जो पार्टिकल रहते हैं, पोलन ग्रेन्स है, खेती जब करते हैं ना, खेत के इसमें आप जाओगे तो काफी लोगों को ना छींक आने लगती है, जैसे ही खेत के अंदर जाते हैं ना छींक आने लगती है, तो वो एलर्जी रहती है, छोटे छोटे दाने रहते हैं ना वो नाक में जाते हैं। तो वो सब टाइम पर ज्यादा अस्थमा का आपको इवेंट दिखते हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये देखिए, ये ऑलरेडी उन्होंने आपको बताया है, पर्टिकुलेट मैटर जिसको बोलते हैं। ओके, जो छोटे छोटे हवा में हम लोग को दिखते भी हैं, पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ओके, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पहले तो बहुत ज्यादा इससे आता था, जो गाड़ियों कंपनीज रहती थी। यस यस, जो कंपनीज रहती थी, कंपनी जैसे मिल वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है, तो फैक्ट्री से ऊपर से धुआं निकलता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और गाड़ियों से आता था, गाड़ियों से पता है टिपिकल काला कलर का धुआं निकलता था। अगर कोई गाड़ी चलती है, काला कलर का धुआं निकलता है, उससे पहले दूर हट जाओ आप। ओके, वो धुआं अच्छा नहीं होता बदन के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, हमारे बदन में देखिए, खून में डॉक्टर जब जांच करते हैं खून की, आपने सब लोग ने हीमोग्लोबिन नाम सुना रहेगा। हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, लोग बोलते हैं मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरा हीमोग्लोबिन अभी बड़ा बराबर हो गया इलाज करने जी के बाद। जी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है खून में? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर पूरे बदन में लेकर जाता है। ओके, आपके सर से लेकर पैर तक सब जगह खून में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड चूल्हा जलाए वगैरह, जो काला धुआं निकलता है, ये स्टोव जब जलाते हैं तब, वो काला धुआं जब बदन में जाता है, वो काला धुआं जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को लेने नहीं देता है, वो खुद हीमोग्लोबिन के साथ में चला जाता है और ऑक्सीजन को साइड में कर देता है। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफी जानलेवा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की लोगों को पॉइजनिंग भी होती है। पुराने जमानों में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और स्वीडन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक तहखाने में, एक रूम में, छोटे से रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड भर देते थे, और लोगों को जैसे सजा दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट, जैसे यहाँ पे फांसी दी जाती है वैसे, तो वैसे वो एक टाइप का कैपिटल पनिशमेंट था। एक रूम में इंसान को डाल दो, कार्बन मोनोऑक्साइड भर दो, अपने आप इंसान मर जाएगा। ओके, गुड लक। तो वो है, और डीजल है, डीजल से जो धुआं निकलता है, एस्बेस्टॉस है ना। एस्बेस्टॉस ये जो है ना, ये टिपिकली अगर आप में से कोई कांच के कांच का जो फैक्ट्री रहती है, कांच की फैक्ट्री में काम करता है, या फिर पटाखों की फैक्ट्री में काम करता है, ओके, या फिर धातु की फैक्ट्री में काम करता है, ये सब फैक्ट्रियों में ना एस्बेस्टॉस, सिलिका, ये सब केमिकल काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ये सब फैक्ट्री में काम करते हो, आपके घर में से कोई काम करता है, तो उनको एडवाइस कीजिए कि वो मास्क पहनकर काम करे, जब काम कर रहे हैं तब बाहर निकले मास्क निकाल दे, कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये अंदर जाती है। देखिए, अचानक से आपको बीमारी नहीं होगी। ओके, आस्ते 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 वो बढ़ता जाएगा अंदर, और आपकी नली को चोकअप कर देगा, फिर अचानक से दमा अटैक आ सकता है। ओके, दमे का अटैक आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड बताइए।
ओके, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अस्थमा किन वजह से होता है? जेनेटिक वजह से हो सकता है, फैमिली के वजह से, एलर्जी की वजह से हो सकता है, प्रदूषण की वजह से हो सकता है, और काम की वजह से, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल में काम करते हैं, जो औरतें जो स्टोव वगैरह के इसमें काम करती हैं, स्टोव से खाना बनाती हैं वगैरह। ओके, और देखिए नीचे उन्होंने लिखा है, जे पॉइंट पढ़िए सब लोग, पेन किलर। मैं वापस बोल रहा हूँ, अपने मन से दवा लेना बंद कीजिए। ओके, साइड इफेक्ट अगर होगा तो बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होगा। अस्थमा हो सकता है, किडनी पे असर पड़ सकता है, अच्छी चीजें नहीं है ये। अपने बदन से खिलवाड़ मत कीजिए। ओके, कुछ तकलीफ है, कभी कभार अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्रोसिन ले लिया, बात ठीक है। लोगों को रोज लेने का आदत रहता है, वो रोज लेने का आदत अच्छा नहीं है। रोज अगर आपको तकलीफ है तो आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए। ओके, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ओके, ये सारे अस्थमा के कारण है। ओके, उन्होंने बना के बताया तो आपको समझेगा। ओके, पेट्स देखिए उसमें से एक कारण है। काफी लोगों को कुत्ते और बिल्लियों के बाल नहीं जमते हैं, उसकी वजह से भी होने लगता है। और पोल्यूशन है, वही सेम चीज है जो हम लोग ने पहले डिस्कस की थी, वही सेम चीज है। देखिए धूम्रपान भी एक है, एक उसमें से ऑप्शन है। ओके, उसी की वजह से नहीं होता, उसमें से एक ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके लिए टेस्ट क्या करना है? हाँ, तो देखिए मैंने आपको बताया, अगर किसी को भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, जो सिम्टम्स हमने बात किए थे, ओके, सांस फूलना, सीने में भारी लगना, दमे की जैसा लगना, ओके, या फिर बहुत ज्यादा कफ आना, सूखी खांसी आना, ओके, अगर ये सब कुछ लगता है तो उसके सबसे पहले क्या करना है? अगर आपको अस्थमा के सिम्टम्स लगते हैं, ओके, तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर आपका जांच से ही उनको पता चल जाता है कि अस्थमा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अस्थमा कंफर्म करने के लिए सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है, अस्थमा में नॉर्मली खून की जांच नहीं करी जाती है। हाँ, अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि आपको अस्थमा अगर एलर्जी की वजह से है, आपको कोई चीज की एलर्जी है, सडनली आप समझिए नई जगह चले गए, अगर समझिए आप हरियाणा में रहते हैं, ओके, आपकी काम लग गई बैंगलोर में, बैंगलोर में आप चले गए, बैंगलोर में अचानक में आप गए और आपको तबियत खराब हुई, आपको दम लगने लगा वगैरह, तो मतलब जब हवा पानी बदलता है तो एलर्जी वगैरह हो सकती है। ओके, तब आप बोल सकते हो हाँ, एलर्जी चेक करने के लिए डॉक्टर आपको खून की जांच लिख के दे सकता है। ओके, आईजीई करके एक एंटीबॉडी होती है, ओके, वो चेक करते हैं। अगर वो बढ़ी रहती है तो समझ में आता है कि बदन में एलर्जी हुई है। ओके, नहीं तो नॉर्मली खून की जांच नहीं करी जाती आज तक। ओके, नॉर्मली हम लोग, ये देखिए ये आपको पंप दिख रहा है, उन्होंने पंप लिया है। ओके, वो पंप से आगे वो वहां पे एक मीटर रहता है, वो मीटर से लिख के आता है कि कितना सांस अंदर जा रही है, कितनी सांस बाहर आ रही है। ओके, उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, पीएफटी। ये नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल रहता है, या फिर हॉस्पिटल्स में रहता है, छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं है ये। ओके, और ये अगर किसी को बहुत ज्यादा अस्थमा के अटैक आते हैं, दम अटैक वगैरह, तब ये कराने की जरूरत है। नॉर्मल के लिए ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड बताइए। बच्चों में भी काफी अस्थमा के केसेस देखने मिलते हैं आपको। ठीक है, बच्चों में अक्सर लोग इसको, मतलब बच्चे बता नहीं पाते हैं, बच्चे के साथ बच्चे धूल मिट्टी में ज्यादा खेलते हैं तो उनको अस्थमा एलर्जी वगैरह होने के काफी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया है। नेक्स्ट, ओके, ये ओके, तो कल वर्ल्ड अस्थमा डे उसके लिए। ओके, चलिए ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, कि ओके पहचान लिया ये है, अब ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट, कोई भी चीज का अगर ट्रीटमेंट हो, ओके, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन से वजह से हुई है। समझिए अगर किसी का लिवर खराब, ओके, अगर किसी का लिवर खराब हो तो आपको पता है कि ओके लिवर अगर खराब हुआ है, और अगर कोई लिवर खराब हो और वो इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, ओके, तो आपको पता रहता है कि उनको अल्कोहल की वजह से लिवर की बीमारी हुई। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? दवा तो देगा, सबसे पहले क्या बोलेगा कि आप अल्कोहल बंद करो। ओके, आप पीना बंद कीजिए। तो बिकॉज जो बचा हुआ है बदन, आप उसको संभालना है, नहीं तो आप और लेते रहोगे तो और तकलीफ होगी। सेम चीज अस्थमा में भी है। ओके, अस्थमा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये जो आपके मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, सबसे पहला ट्रीटमेंट रहता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट।
आप उससे बचे कैसे। तो अगर आपको पता चल जाता है कि आपको कोई चीज से एलर्जी है, ओके, से मुझे पता है, मुझे अगर मैं कच्चा नींबू ऐसे ही खा लूं तो मुझे कच्चे नींबू से एलर्जी हो जाती है, ओके। हर एक को रहता है, कोई कोई लोगों को मच्छी से एलर्जी होती है, कुछ खाने पीने की चीज से किसी को लूज मोशन हो जाता है, या बदन में खुजली आने लगती है, ओके, कोई ना कोई चीज अचानक से खा लो, या कोई चीज लग गई, या कोई चीज जैसे खुशबू से, कि कोई ना कोई चीज से एलर्जी रहती है। सबसे पहले अगर आपको पता है कौन सी चीज से एलर्जी, तो वो चीज से दूर रहिए, ठीक। सडनली आपने समझिए कोई शैम्पू इस्तेमाल किया और उसके बाद में आपको सांस फूलने लगी या कुछ तकलीफ होगी, तो आपको पता है वो चीज आपको हटा देना, वो चीज आपको एलर्जी है, ठीक। वो एक चीज है। सेकेंड चीज है, जैसे अगर स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग की हैबिट आपको कम करनी पड़ेगी। देखिए स्मोकिंग की हैबिट अचानक नहीं जाती है, आपको आस्ते आस्ते कम करना है। अचानक बंद करोगे, अचानक फटाक से चालू भी हो जाएगी, ठीक। आस्ते आस्ते बंद करना रहता है, ठीक। उसका टिपिकल स्टेजेस रहते हैं बंद करने के। जैसे अभी घरों में अगर स्टोव की वजह से हो रहा है, तो आजकल फिल्टर वाले स्टोव आ गए हैं। आपको गाड़ियों की वजह से, गाड़ियों में पता है आजकल पीयूसी आया है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। वो सर्टिफिकेट के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते, अगर पकड़े गए तो फाइन लग जाती है, ठीक। तो ये सब है प्रिवेंशन। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज नॉर्मल अगर है कि आपको पता है ठंडक में होता है कुछ, तो डॉक्टर आपको स्टार्टिंग में जब नया पता चलता है तो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, खाने के लिए भी दवा देते हैं, कि थियोफिलिन रहता है, बहुत अलग अलग दवाइयां हैं। पर इसका मेन इलाज है एक ये आता है जो आपने पहले देखा रहेगा, वो दमे का पंप रहता है, कि मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं उसको, एमडीआई पंप बोलते हैं, ठीक। तो पंप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसमें दवा भर के वो लेते हैं, ठीक। या फिर अगर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है तो हॉस्पिटल में फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन का मास्क लगा देते हैं, उससे दवाई देते हैं, ठीक है। ये मोस्टली इसकी दवाइयां ऐसे ही है, ठीक है। और एक है कि अगर अचानक से बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया, जैसे अक्यूट अस्थमा अटैक बोलते हैं जिसको, दमे का अटैक। तो दमे के अटैक में आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, दमे के अटैक को सिर्फ थोड़ा डिले कर सकते हो आप, जो मीटर डोज इनहेलर रहता है, ठीक है, उससे। अब इसका कैसा है, अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको पता है आपको अस्थमा है, तो डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर आपको ऐसी दवा नहीं देंगे जिससे आपको साइड इफेक्ट हो और आपका अस्थमा बढ़े, ठीक। तो डॉक्टर से छुपाना नहीं होता है कि मुझे अस्थमा नहीं है, मुझे ये बीमारी नहीं है, जो बीमारी सब बता दो, ताकि हम दवा उस हिसाब से देते हैं, ताकि आपको साइड इफेक्ट ना हो। वो चीज है। सेकेंड चीज है कि अस्थमा वाले हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट हो, ओके, कोई भी ट्रीटमेंट या कहीं पे भी बाहर जाए, तो हमेशा अपने पंप को साथ में लेके जाना चाहिए। आपको पता नहीं है कब अचानक से एलर्जी आ जाए, कब अचानक से ठंडी हवा हो, या कोई ऐसा स्टिमुलेंट आ जाए जिसकी वजह से आपको अस्थमा अटैक हो सकता है, ओके। तो उससे बचने के लिए वो करना चाहिए। और स्टेरॉइड होता है, बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, उससे बचाते हैं, ओके। आगे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। बेस्ट मेडिसिन देखिए, ल्यूकोट्राइन ये तो आपको समझेगा ही नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हाँ, ये देखिए, जब आप इनहेलर लेते हो तो इनहेलर क्या करता है, वो जो दवा रहती है, दवा डायरेक्ट आपके सांस की नली में जाती है, और जो नली चोकअप हो जाती है ना, वो नली को आस्ते आस्ते खोल देती है ताकि फिर सांस ले सकते हो, ठीक है। तो ये दवाई के कुछ साइड इफेक्ट वगैरह होते नहीं मोस्टली। आगे जाइए, नेक्स्ट, ठीक है। जब किसी को नया चालू होता है अस्थमा, तो हमेशा डॉक्टर उनको बताते हैं, उनको फिर आदत हो जाती है, वो खुद ही अपनी दवा खुद से करने लगते हैं। जैसे डायबिटीज वालों को, अगर किसी को इंसुलिन चालू हो तो पहले डॉक्टर बताते हैं पेट में इंजेक्शन कैसे लेना, तो आदत हो जाती है। जैसे इसकी भी लोग आदत बना लेते हैं। नेक्स्ट, दैट्स इट। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो क्वेश्चंस पूछिए इसके बारे में। सबसे पहले अस्थमा के ऊपर ही क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद में अगर कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछ सकते हो। जी अंगद भाई, आपका कोई सवाल है? हाँ मसरूर जी, एक काम कीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन लीजिए, 2 मिनट, मुझे एक पेशेंट है, मैं चेक करता हूँ, 2 मिनट। हाँ, श्योर आप श्योर सवाल श्योर। सुनिए तब तक और मुझे बताइए। ठीक है। बुलाओ पेशेंट को। हाँ, एक एक सवाल पूछ लीजिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब आएंगे मैं तुरंत आपको जो है उनसे पूछ लूंगा। जी अंगद भाई, आपका क्या सवाल था? उमेश, आपका कोई सवाल है? उमेश नहीं, मेरा सवाल है सर, मुकेश का। हाँ पूछिए पूछिए मुकेश भाई। जी सर, मैं बोल रहा हूँ, मुझको साइनोसाइटिस है सर। हाँ तो इसमें सर कैसे इसका सल्यूशन है सर? मुझको अच्छा हमेशा ठीक है। नाक ठीक है में ठीक है थोड़ा। अभी। हाँ साइनसाइटिस मतलब वो हमेशा जुकाम रहता है ना? जी 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 सर, जुकाम और बलगम की प्रॉब्लम रहती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
ठीक है, अभी मैं सबसे पूछ लूंगा। और अंगद सर, भाई, आपका कोई सवाल था? और मैं सर बोल रहा हूँ कि घर में थोड़ा सबको यही प्रॉब्लम है। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी हम सवाल सुन लिया है। अंगद भाई, आपका क्या सवाल था? सर कह रहे हैं हमारे पति को जो है कमर में दर्द रहती है जो है, इसके लिए डॉक्टर साहब से कोई जो है चर्चा करी तो। आपके कमर में दर्द रहती है? हेलो। जी जी अंगद भाई, पिताजी की कह आवाज रहे हैं सर क्लियर नहीं आ रही। पिताजी के कमर में दर्द रहती है। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी के कमर में दर्द आवाज रहती नहीं है। सर आ रही है हमारी? नहीं, अभी समझ गया मैं। जी उसके लिए जो है कोई ठीक है। अभी मैं आप सभी से ये कह रहा था कि अभी जो हमने सुना डॉक्टर फैसल जी को, उन्होंने हमें दमा के बारे में काफी चीजें बताई जी सर। कि दमा कैसे होता है, हमें कैसे पहचानना है, इससे कैसे दूर रहा जा सकता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कुछ चीजें कॉमन देखी मैंने डॉक्टर फैसल जी के बात जो उन्होंने बताया कि हम सभी मैकेनिक भाई हैं, और उन्होंने एक कार्बन मोनोऑक्साइड बताया, कुछ गैसेस बताई जो काला धुआं भी निकलता है। मैंने देखा भी है, बाइकों से काफी काले धुएं निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हमें अस्थमा होने का ज्यादा डर रहता है। और आज तक मैंने देखा नहीं कोई मैकेनिक भाई वो मास्क लगा करके काम कर रहा हो, या फिर थोड़ा दूरी बना के कर रहा हो। तो हमें जो है इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम तो पूरा दिन जो है, हमारी दुकान भी मैं देखता हूँ रोड पे ही रहती है, पूरी धूल उड़ती रहती है। आजकल तो लू का जमाना चल रहा है, यहाँ पे काफी धूल उड़ती है, तो एलर्जी भी हो सकती है हमें। तो अस्थमा जो मेन रीजन अस्थमा होने का यही होता है कि ज्यादातर जो है धूल से, धूल जो है हम आती है, उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे फेफड़ों में जमा होते रहती है। या फिर जो है गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस, ये काफी हानिकारक गैसेस होती हैं, जो जिसे हम डायरेक्ट जो है कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट जो है हमारे सांस के जरिए से हमारे फेफड़ों में वो जमा होने लगती है। ठीक है, और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अस्थमा का मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ, हम मैकेनिक भाइयों से काफी जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि हम जो है पूरा दिन इसी में प्रदूषण में ही रहते हैं। सही है, सही कहा कि नहीं सही कहा मैंने? ज्यादातर हम प्रदूषण में ही पूरा दिन हमारा गुजरता है। नहीं सर। जी। तो अभी जो डॉक्टर साहब आने वाले हैं फिर, और अब सवाल मैं ये चाह रहा था, अस्थमा से जुड़े हुए सवाल ज्यादा पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा भी, जैसे कि डॉक्टर फैसल जी ने कहा कि हम जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली हम जनरल सवाल भी पूछेंगे। लेकिन ज्यादा सवाल हमारे जो अस्थमा से जुड़े हुए होंगे तो दैट विल बी बेटर। धर्मेंद्र जी, आपका कोई सवाल है? जी सर सवाल है, क्या कहते हैं जैसे क्या कहते हैं मेरा कहते हैं जो नेल होती नहीं, हाँ नाखून। हाँ, नाखून भाई जी। हाँ जो कहते मैं कल कहते गाड़ी खड़ी कर रहा था स्टैंड पे, तो उसकी स्प्रिंग आया तो मेरे नाखून में लगेगा, तो मेरे नाखून का आता मतलब हिल गया पूरा। अच्छा अच्छा, पर तो नाखून उससे तो उससे चलने में दिक्कत हो रही है, उसके ट्रीटमेंट क्या है? तो धर्मेंद्र जी, पहले आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया? जी लगवाया है। हाँ, सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन आपने लगा लिया, बहुत बढ़िया किया। जी उसके लगवा बाद, लिया कहते हैं। है ना, ठीक है, अभी वो डॉक्टर साहब आएंगे, बताएंगे कि क्या करना चाहिए। वैसे वो क्या नाखून पूरा निकल गया कि अभी जुड़ा हुआ है उसमें? नहीं वो कहते हैं नाखून कहते हैं जो कहते हैं वो हिल गया, निकला नहीं है उसमें। अच्छा, नहीं तो और ब्लीडिंग है तकलीफ हो पूरे रही में, है। कहते ब्लीडिंग आ रही है उसमें पूरे में। हाँ, वो तकलीफ और ज्यादा हो रही है, बहुत तकलीफ, एक बार निकल जाता तो थोड़ा ठीक था। हाँ मतलब उसमें ब्लीडिंग है कहते पूरे नाखून में, कहते हैं चलने में कहते हाँ, तकलीफ हो रही है। जी जी, ठीक है श्योर, अभी अब डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे पूछिएगा कि क्या करना चाहिए, नाखून निकाल दें या नहीं निकालें, एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवा दिया, है ना। टेटनस का इंजेक्शन तो लगवा दिया था पहले ही, क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं मेरे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था जब ही। अच्छा, तो ये कितना महीना हुआ इंजेक्शन इंजेक्शन लगवाए हुए आप? अभी 15 दिन हुए हैं। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मत लगवाइएगा। ये तो 6 महीने तक काम करता है ना टेटनस का। बिल्कुल काम करता है। जी। ठीक है। और और किसी भाई कोई सवाल है?
ये दवा खाना है। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही। बिल्कुल ऐसे ही आप मास्क लगा। अच्छा आगे डॉक्टर साहब। ठीक है फैसल भाई, अभी हाँ जी क्वेश्चन रख बोलिए। सकते हैं? ठीक है, बोलिए बोलिए। सबसे पहले हम उनका लोचन उमेश भाई, आप सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये था सर। जी सर मुझे बोलिए बोलिए। आप पूछिए। उमेश तुम्हारा म्यूट हो गया है। वो प्रॉब्लम और और बोल रहे हैं सर, मैं चेकअप कराया था, मुझको साइनोसाइटिस है। हम्म। जी सर, आवाज साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब इनको। आवाज का शायद प्रॉब्लम है उनका। नहीं नहीं, अभी तो क्लियर है सर। हाँ हाँ तो बोलिए। हाँ तो बोल रहा सुन हूँ रहे हैं, सर, बोलिए आप। साइनोसाइटिस मुझको है, मैं चेकअप कराया हूँ सर। और मेरे क्या घर है में भी आपको? साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो अच्छा जुकाम रहता साइनोसाइटिस, है। साइनोसाइटिस है। ओके जी जी ओके। सर। और सर घर में भी सबको बलगम की प्रॉब्लम रहती है। और मेरे हम्म जो ग्रैंड फादर थे सर, हम्म। जी उनको भी दमे की शायद प्रॉब्लम थी, मैं पूछा था। दमे की तकलीफ थी उनको। जी सर, वो आपको थोड़ा अभी क्या है? आपको साइनोसाइटिस है मतलब आपको खांसी आती है या छींक आती है? खांसी और छींक में फर्क है। जी 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 सर, जी सर। तो आपको जी खांसी आती है, कभी छींक आती है? नहीं, कभी कभी छींक आती है सर, खांसी तो नहीं आती है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है जी कि सर। साइनोसाइटिस जो है ना वो ये है। साइनस यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे साइनस है। ओके। जी हाँ इधर, जी 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 सर। जी इधर है। नाक के अंदर होते हैं, इधर होते जी। हैं, इधर भी कभी नहीं कभी सर, साइनस की अंदर। दर्द इधर भी उठती है। हम्म जी जी सर, अंदर मैं चेकअप कराया था सर। हम्म हम्म हम्म। तो और साइनसाइटिस का कैसा होता है ना, अगर साइनसाइटिस बहुत ज्यादा हो तो आपको एंटीबायोटिक की दवा चालू करते हैं, 5 दिन की 10 दिन की दवा करते हैं। वो देख के समझ में आता है, जो डॉक्टर जी ने आपको देखा रहेगा, चेक किया रहेगा, 5 से 10 दिन की दवा देते हैं। और उसके बाद में आपको मोस्टली इलास्टिन या लिवोसेट्रिजीन या ऐसी कोई दवाइयां दे देते हैं जिससे आपको साइनसाइटिस बार बार दोहराए नहीं। मोस्टली साइनसाइटिस ना एलर्जी की वजह से होती है। जी जी तो आपको आस्ते आस्ते आपको मतलब, जैसे अगर बहुत टाइम से है तो आपको जी पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज की वजह से हो रही है, तो आप वो चीज अवॉइड कर सकते हो। सर, मुझको पता नहीं चल पाया अभी तक, मुझको ये प्रॉब्लम 4-5 साल से है। आपका जो रूटीन रहता है ना, जी से रूटीन में आप एक काम कीजिए, आप अपना साबुन बदल दीजिए। ओके। आपका जो मॉर्निंग का जो रूटीन है, रूटीन थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, जी सर, जहां रूटीन से जाते हो। ओके। रूटीन वो थोड़ा चेंज करके, काफी टाइम काफी जगहों पर हवा की वजह से होता है ये एलर्जी, क्योंकि जी सर, हवा अगर आजकल साफ नहीं है। दिल्ली की हवा तो सबसे खराब है। मुझे पता नहीं आप कहाँ से हो, पर दिल्ली की जी हवा तो पूरी दुनिया में सबसे खराब है। उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़ सर। हाँ। और सर आजमगढ़ बोल से रहा हो? हूँ। हाँ जी सर, बोल रहा हूँ, अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो हाँ। मुझको बहुत 90% मैं वैसे ही ठीक हो जाता हूँ। अच्छा तो देखिए, आपको वही जो आपका जो गांव का ये है ना जो हवा है, जी उसमें सर। खराबी है आपके। जी सर, पर सर और मेरे घर में किसी जैसे मेरी भाभी हैं, उनको प्रॉब्लम है नहीं है, उसी घर में हम सब 3-4 लोग हैं, उनको प्रॉब्लम हाँ। है, तो मैं सोच रहा हूँ हाँ कि जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है सर। जी जी। नहीं देखिए, जेनेटिक आई टेल यू, जेनेटिक प्रॉब्लम कब होगा? अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी नाना नानी को होगा। आपके माता पिता को है, जी सर। जी दादा सर। दादी को है, नाना नानी को है। जी सर, दादा दादी को था, अभी मैं बताया नहीं, ग्रैंडफादर। हाँ। ओके। तो ये जेनेटिक हो सकता है। फिर आपको जी अपने बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, मैं इसीलिए दवा पहले ले लिया हूँ कि मोस्टली आगे देखिए, में। घर पे ना लोग एयर प्यूरिफायर रखते हैं। अभी एयर प्यूरिफायर तो मोस्टली बहुत महंगे आते हैं, 10,000 15,000 20,000 के। पर नॉर्मल एयर प्यूरिफायर अगर आप देखोगे, एयर प्यूरिफायर बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है। घर पे जी अगर सर। आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखोगे, यूट्यूब पे जाके जस्ट चेक कीजिए, होममेड एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर आप 1,000 के अंदर बना सकते हो घर पे। कि बाहर से जो वरांदा से जो आती है, और एकदम कैंडल फिल्टर एक रहता है, वो जस्ट लगा देना रहता है उससे। मोस्टली आपको उसी की तकलीफ है, क्योंकि आप बोलते हो आप जब नई जगह चले जाते हो, जी नई सर। जगह कैसे हवा पानी चेंज हो जाता है, तो उससे आपका 90% चीज कम हो जाती है, तो आपको एलर्जी मोस्टली हवा से ही है। जी सर, तो ठीक। क्या बोले हैं सर, क्या लगाने के लिए?
आप चेक कर सकते हो, होम मेड ठीक है फिल्टर, एयर प्यूरिफायर, ठीक है, होममेड आप एंड चेक कर सकते हो, घर पे ही बना सकते हो। जी ओके, सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस यस। और दूसरी चीज, आप काम क्या करते हो? मैं तो सर बाइक का ही काम करता हूँ फिलहाल, कितना? बाइक बनाता हूँ बाइक। मैकेनिक है सर भाई, मैकेनिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैकेनिक को तो टू बहुत व्हीलर जल्दी ये मैकेनिक। सब चीजें होती है, धूल मिट्टी वगैरह ये सब रहता है ना, तो वो लोग को जी जल्दी पकड़ता है। जी तो सर, आप एक तो काम कीजिए ना, आप थोड़े दिन जरा मास्क इस्तेमाल कीजिए, सादा मास्क, बहुत जी बड़ा जी सर, वगैरह नहीं, सादा जी मास्क। सर, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास कपड़ा भी रहेगा ना, रुमाल रुमाल ही बांध के काम करो, करके जी देखो। सर, जी सर। ओके। मैं गर्दा वाला काम मेरा बहुत है घर पे, भैंस वैंस भी है ना, तो भूसा हम्म। उसा डालना वालना सब पड़ता है, तो बराबर गर्दा डस्ट बराबर वाला काम। बराबर। हाँ, जी सर, तो आप वो करके देखो ना, जी तो सर, एक थैंक आइडिया आ यू जाए। सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक। ठीक है। और अंगद भाई, आप अंगद भाई हमारे हैं, इनका क्वेश्चन ये था कि इनके पिताजी के कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर। अंगद पिताजी भाई की आवाज उम्र आ रही कितनी है? मेरी? जी। अ, अंगद भाई आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ जी रही है। पूछिए पूछिए। पापा की उम्र कितनी है आपके? सर 60+ है, जो है 60 साल 65 साल तक। अच्छा अच्छा, चलते फिरते हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं सर, चलते फिरते हैं, कमर में और घुटने में जो है। हम्म। चलते फिरते हैं ना, हाँ हाँ जी सर, जी। चलते फिरते तो हैं, कोई 60 साल तकलीफ नहीं। फिरते हैं। देखिए 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 देखिए, मोस्टली कैसा है ना, जैसे जैसे इंडियंस अगर आप देखोगे, इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और 60 बरस पर भी वो चल फिर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नहीं कराना है आपको, आप उनके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स चालू कर सकते हो, एक डॉक्टर के पास लेके जाके चेक करवा कर। ओके, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स चालू कर सकते हो। मोस्टली उनको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई देखिए बदन में, और कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और उम्र के हिसाब से कैसा, हड्डियां घिसने लगती है, उम्र के हिसाब से आपकी आंखें खराब होती है। ओके, आपके कान थोड़े कमजोर हो जाते हैं, तो वैसे आपकी हड्डियां भी जो है ना, थोड़ी घिसने लगती हैं। अब उसको मेंटेन कैसे करना है, जितना आप चलोगे, जितना काम करोगे, ओके, जितना एक्टिव रहोगे, उस हिसाब से वो अच्छा रहेगा। तब उनको ज्यादा से ज्यादा चलने फिरने का एडवाइस कीजिए, अच्छा खाना पीना दीजिए, और मोस्टली विटामिन की कमी है, विटामिन डी और कैल्शियम की, और कुछ प्रॉब्लम तो मुझे लग नहीं रहा। ठीक सर। ओके। ठीक है अंगद भाई, आप विटामिन डी ठीक की एक बार जांच करवा लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद जो डॉक्टर से कुछ मेडिसिन दे देंगे विटामिन डी वाली। एक सेकेंड ना, अ, ठीक है। अनिल भाई, आपका भी कोई सवाल है? हाँ सर, मैंने गले में खराश खराश ले ली सर, पता नहीं जी, वो आपकी पेट आवाज था, किधर नहीं आ रही, फिर से बताइए। गले में खराश इसमें गले हल्का में खराश रहती है, खराश? पेट था। अच्छा, ठीक है, पूछते हैं डॉक्टर से। हेलो। हेलो जी सर। जी जी बताइए। जी मैं धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, कहा था इसी पे। हाँ धर्मेंद्र भाई पूछिए ना। जैसे कहते हैं, मैं कहते हैं जो भी कहते हैं, मुझे आंखों की दिक्कत है, कहते हैं जैसे मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं? अच्छा, आप मैकेनिक नहीं है क्या धर्मेंद्र भाई? हाँ, मतलब दोनों दुकान है, कहते हैं मेरी, कहते हैं 3 दुकान है यहाँ पे, कहते हैं 3 4 दुकान है, कहते हैं। अच्छा तो अच्छा मतलब अच्छा, वेल्डिंग भी करते हैं, गाड़ी भी बनाते हैं, सब करते हैं? हाँ, गाड़ी भी बनाते हैं, वेल्डिंग भी करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह भी बनाते हैं, सब काम करते हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो मैं वेल्डिंग करता हूँ, आया था उसमें मैं फिर भी चश्मा लगाए रहता हूँ, फिर भी नजर का कमजोर होती जा रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ अनिल भाई आ सर रही है आपकी। हमारी ठीक। अम्मी को खांसी उठती है। हाँ हाँ हाँ, अभी दोनों लोग भाई, अनिल कुमार जी और धर्मेंद्र भाई, आप दोनों के मैं सवाल मैंने मुझे पता चल गए हैं। अभी सर जैसे ही आते हैं, मैं उनसे उनसे बात करता हूँ इसके बारे में ठीक है। सर मैं दानिश तो बोल रहा हूँ, दानिश। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ धर्मेंद्र भाई, हेलो। आपके दोनों क्वेश्चन याद है मुझे। एक, नाखून में अरे चोट लगने से नाखून निकल गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, आप जो अरे वेल्डिंग का काम सर, मैं करते हैं, दानिश आपको बोल ज्यादा रहा हूँ, कम। दानिश। हेलो। दानिश कहाँ यार, आवाज नहीं आ रही है। दानिश भाई, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी अम्मी को खांसी उठती है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खांसी आती है? हाँ। ठीक। ठीक है, मैं देखता हूँ।
2 मिनट रुक जाइए, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, फैशन भाई, मैं 2-3 क्वेश्चंस थे, सभी को मैं पूछ लेता हूँ। एक हमारे हाँ बोलिए। धर्मेंद्र जी हैं, पहले मैं धर्मेंद्र जी को चांस देना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी का ये कहना है कि वो वेल्डिंग का काम करते हैं और ओके उनके पैर में चोट लग गई थी, मतलब नाखून जो था निकला नहीं है, नाखून वहीं पे ओके है, लेकिन पूरा ब्लड जमा हो गया है। कहना बहुत ज्यादा ओके, काला तकलीफ पड़ होती गया है। है वो। हाँ, पूरा काला पड़ गया है जी। ओके ओके, वो जिसमें अपने आप काला नहीं निकल जाएगा। पड़ा। जी अगर सर, जी निकला सर। नहीं है अभी तक तो अपने आप निकल जी जी जाएगा। पर जब भी ऐसा कुछ जी होना, आपको सबसे पहले उसको साबुन पानी से एकदम कस के धोना चाहिए ताकि अंदर इन्फेक्शन नहीं जाए। ओके, जी सरकार, वो तो अच्छे से ऐसा धोना है चाहिए। सरकार। अभी कोई दवाई चल रही है आपकी? जी नहीं सरकार, तो उस नाखून की कोई दवाई नहीं दे रहा था, डॉक्टर मना नहीं, कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तो रुक जाओ। आप मुझे फोटो भेजो उसका, और व्हाट्सएप पे मैं आपको दवा लिख के भेजता हूँ। आपको एंटीबायोटिक और एक ये उधर सूजन वगैरह हल्का आ गया होगा, तो उसको थोड़ा कम करने का अंदर की तरफ से 2 दवा चालू करना पड़ेगा। ठीक जी है, सरकार, वो सूजन तो आ गया था, लेकिन सर ने मुझे कहा था यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला कहा कहते हैं कि उस पर कहा था भीना कपड़ा बांधते रहो। जो कपड़ा होता है ना, सूती। सिर्फ कपड़े से थोड़ी अंदर का इन्फेक्शन जाएगा। सिर्फ उन्होंने बोला कपड़े से भीना इन्फेक्शन नहीं कपड़ा जाएगा। बांधते रहो, कहा आप तो देखिए देखिए, ये आप जब नाखून डॉक्टर के चल पास जाएगा, जाते तुम्हारा हैं ना, भीना नाखून आ आपको जाएगा। ये भी चेक करना है कि डॉक्टर की डिग्री क्या है। काफी ज्यादा गांवों के साइड में ना झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, जी इन्फेक्शन फैले नहीं। और मोस्टली कैसा, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इन्फेक्शन फैलेगा तो तकलीफ हो सकता है। बराबर। जैसे सरकार, तो मैंने वीडियो चालू कर रखी है, देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। आया था जैसे ये दिखाइए मेरे पैर धर्मेंद्र, में क्लिप लगी हुई है, ये कपड़े से बनवा रखा है उन्होंने, गीले कपड़े से। खोलो थोड़ा थोड़ा खोलो आप। लाइट मारिए। हाँ, मोबाइल ना से करीब में लेके जाओ, बैक साइड करके। जी जी, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। जी, ये आध इसमें ब्लीडिंग है, वो निकल चुकी है आध, लेकिन पूरा नाखून में आध ब्लीडिंग हो गई थी एकदम। ओके, नहीं वो निकल जाएगा, नाखून भी अपने आप निकल जाएगा, कुछ ऐसा ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। जस्ट आपको वो 2 दवाइयां करनी रहेंगी। और वहां पे एक पाउडर आता है, न्यूरोस्पोरिन पाउडर रहता है। उससे कैसा है ना, इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, जल्दी जख्म भरता है। वो या कौन तो सी फिर आप दवा नॉर्मल बताएं अपना आप? ये भी लगा सकते हो, जो खोबरे का तेल है वो भी लगा सकते हो। किसका तेल? खोबरा खोबरा, वो गरी 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 का का तेल। तेल। ओके, अच्छा, गरी का तेल। हाँ हाँ, एक बार हेलो। आवाज आ रही है आपकी? सर हाँ, आप मैं ये न्यूज कह रहा हूँ हमारी अम्मी को खांसी बहुत उठती है, बहुत ज्यादा। हेलो, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? यस जी यस यस, बीच में आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, आपके हाँ, तरफ से तो डिस्टरबेंस इनका काफी ज्यादा है। इनका सवाल मैं बता देता रहा हूँ आपको। आप ही दोहराना दानिश चाहिए जी, ना। जी जी, दानिश जी का ये कहना है कि इनकी जो अम्मी हैं, उनका बहुत ज्यादा खांसी आती है, वो भी सूखी खांसी आती ओके, है जी। हेलो मसूर भाई, हाँ भाई जी। ये 1 मिनट बात करवाना डॉक्टर से। हाँ है ना, डॉक्टर साहब हैं तो लाइन पे ही हैं। सर ये इनसे बात कीजिएगा 1 मिनट। बात कीजिए। सांस फूलती है और कुछ तकलीफ होती है? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, आप बताइए। हाँ, सांस फूलती है, चला नहीं आता, फेफड़ा नहीं है, एक फेफड़ा सूख गया है। हाँ, अच्छा, सांस फूलती है, हाथ सांस खांसी उठती है, चला नहीं हाथ आता। पैर में सूजन वगैरह कुछ है आपको? नहीं, सूजन वगैरह कुछ नहीं है। सूजन नहीं है। ब्लड प्रेशर की नहीं दवा चल रही है आपकी? है, बीपी शुगर की दवाई चल ब्लड रही है। प्रेशर है आपको? हाँ है। जी जी हाँ। ब्लड प्रेशर की दवा कौन सी चल रही है? वो एम्लोडिपिन है या निफिडपिन है, ऐसा कुछ? आप सिर्फ नाम पढ़ के मुझे बताइए ना, पत्ते से। शमशाद भाई बताइए। टेनमाकाइन CT40 चल रही है बीपी की। ओके, और इनको खांसी कब से चालू हुई है? अभी रिसेंटली चालू हुई है या फिर खांसी खांसी बहुत वगैरह टाइम नहीं से? है, खांसी वगैरह नहीं है, वो तो बहुत टाइम पहले थी, बंद हो गई है वो। जब नजला जुकाम एक वो होता है ना सीजनल, तब हो जाता है।
लेकिन इनकी Yes. सांस फूलती है, चल नहीं पाती हैं, क्योंकि इनका जो है एक लंग्स नहीं है। क्या नहीं है? लंग्स, फेफड़ा। लंग्स नहीं है इनका। क्या किया आप? ट्यूबरकुलोसिस हो गया था इनको, तो वो एक साइड का, लेफ्ट या राइट साइड, कौन सी साइड का, राइट साइड का लंग्स जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, तो सिर्फ लेफ्ट पे चल रही ओके है ये। ओके ओके, समझ गए सब। चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। फिर देखिए इस केस में तो मोस्टली आपकी जो मेडिसिन चल रही है वही चालू रखिए। इसमें आपको ये दे सकते हैं डॉक्टर जो है ना, आपको रहेगा मुझे लगता है अभी तक एमडीआई दिया रहेगा आपको, घर पे ऑक्सीजन का मास्क भी दिया रहेगा लगाने के लिए। बिकॉज ऐसे पेशेंट्स को ना जिनका एक फेफड़ा नहीं चलता है, अचानक से उनको कभी भी सांस फूलने लग जाती है और बहुत ज्यादा, तो उनको ऑक्सीजन का मास्क भी दिया रहता है साथ में। तो हम बोलिए तो बोलिए। स्टीम लेते हैं ना, स्टीम लेते हैं। नेबुलाइजर करती हैं ये। इसमें नेबुलाइजर लेते हैं ना? एक तो बुद्धा को दूध का आटा है 0.5, और एक ब्रोकैन 0.3 है। 0.3 ब्यूडेकॉन। करना पड़ता है, जब उसके बगैर नहीं चल पाते हैं, जब उसके उसको बिना लेते हैं ना। नहीं नहीं, उसके बिना आप चल नहीं सकते हो, क्योंकि देखिए मेन कैसा है ना, फेफड़ा दो रहना चाहिए, फेफड़ा एक ही है। ओके, हाँ एक फेफड़े से जितना काम हो रहा है बॉडी उतनी ही काम कर रही है, हाँ वो लगातार आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बिना और कोई उपाय नहीं है। ओके, और बाकी जो आपको थोड़ी कैसा है ना, दवाइयों से ज्यादा बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ जाती है, तो आप खाना पीना अच्छा रखिए, और विटामिन डी। विटामिन बी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कि अगर एक फेफड़ा नहीं चल रहा है तो एक फेफड़े पे से जितना काम होता है उतना ही काम हम करा सकते हैं, ज्यादा काम नहीं करा सकते। ठीक है शमशाद भाई। मशरूब भाई, इनकी जो स्टैम्प पे बॉडी है ना, वो इनसे ही बात कीजिए, यही बताएंगे। बीच में डॉक्टर साहब अटक जाते हैं, आप ही हाँ बताइए। वो थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसा नेटवर्क की। होता है जैसे रात को हम सोए, अच्छे खासे सोए हैं, और एकदम से अचानक जैसे जवान सूखने लगेगी, होंठ सूखने लगेगी, कांटे पड़ने लगेगी, हलक सूखने लगेगी, और बेचैनी होने लग जाएगी। अब बीपी तो हमेशा रात को इतना बढ़ता है कि मतलब हालत खराब कर, मतलब उसकी दवा भी ले बीपी, लेते हैं। हाँ बीपी की दवाई आप बराबर कितने बार लेते हो? एक बार लेते हो, 2 बार लेते हो? उनकी बात बताइए सुबह को। हाँ तो देखिए हाँ 2 बार करेंगे दवा। आपको ये जो आप तकलीफ बता रहे हो ना, हलक सूखना, घबराहट होना, अचानक से नींद खुल जाना, ये सब बीपी की हाँ शिकायतें हाँ हैं, ये सब हाँ, बीपी की रात शिकायतें हैं। को सो नहीं पाते हैं, सोएंगे कभी को तो अच्छे से नींद आ जाएगी, और कभी सो जाएंगे फिर अचानक से आँख खुल जाएगी और घबराहट शुरू, हालत सूखने लगेगा, और सूखने लगेगी, पानी भी पियेंगे, सिर पे पानी डालेंगे, बहुत हालत खराब हो जाती है। हेलो सर जी। ठीक है तो मशरूब भाई। हाँ मैं ये सोच रहा था कि डायरेक्ट कंसल्टेशन करवा दीजिएगा इनका। हाँ नहीं, इनका इनका देखिए, इनका ना शमशाद अली जी, जी इनके हाँ लिए जी। आपको डायरेक्टली ब्लड प्रेशर जो जहाँ से दवा चल रही है, ब्लड प्रेशर ज्यादा अगर बढ़ता है, रात में ही बढ़ता है, तो ये अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। बस नहीं, बस इनका ओके, इनका जो ये जब सिम्टम्स ट्रीटमेंट बता चल रहे हैं, रहा है वो मैक्स हॉस्पिटल से चल रहा है। तो अच्छा हेलो। ओके, तो आप इनका ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर को दिखाइए, उनको बोलिए ऐसा हो रहा है, तो मोस्टली ब्लड प्रेशर की दवाइयां उनको 2 बार कर देंगे। ठीक है। ओके, आपकी ओके, आवाज थैंक यू। काफी अटक रही है बीच में। हाँ 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 जी, एक काम कीजिए ना, कौन है, मसरूर जी है ना? जी फैसल भाई बताइए। हाँ जी मसरूर जी, एक्चुअली मुझे जाना है, नहीं ठीक जरा है, हमारा काम है, भी टाइम पेशेंट्स का ऑलरेडी कैसे हो चुका है। अपॉइंटमेंट वगैरह ठीक रहता है। है ना। ओके, यस, हाँ जो कोई रहता है, दिक्कत अगर नहीं कुछ है। आपको क्वेरीज आते हैं तो आप भेज दीजिए डिजिटल में, हम लोग हैंडल कर लेंगे। ओके, श्योर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।